माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ में विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने वाले जय समर्थित भारत आदिवासी पार्टी, जो कि नई पार्टी अभी बनी है, उसके प्रत्याशी, घोषित प्रत्याशी बालू सिंह जी गामड़ इंजीनियर आज हमारे साथ में मौजूद हैं। किस स्थितियों में उन्होंने नौकरी पाई और क्यों नौकरी छोड़ी और क्यों उनको राजनीति ने प्रेरित किया कि वो राजनीति की तरफ आए, आज पूरी चर्चा में जानेंगे उनसे उनका इस राजनीतिक क्षेत्र में उतरने का कारण। और सबसे बड़ा और मोटा सवाल ये कि एक बहुत बड़ा चुनाव, विधानसभा का चुनाव होता है, सीधा उसी के माध्यम से परार्पण राजनीति में करना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका बालू सिंह जी गामड़ साहब। धन्यवाद। सबसे पहला आपसे ये सवाल मैं जानना चाहूँगा कि एक राजनीति और नौकरी ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए ज़रूर हैं। अचानक से आपका एक भाव पैदा हुआ चुनाव लड़ने का, आखिर क्या कारण रहा आपको? सबसे पहले इतना बताएं कि चुनाव लड़ने की मंशा कैसे जागी आपके? देखिए, राजनीति में आना मेरा कोई उद्देश्य था भी नहीं, पर कहीं न कहीं एक हमारा सिलेक्शन प्रणाली जो है हमारे समाज की, उन्होंने ये तय करा, विगत 6 महीनों में कहीं न कहीं मीटिंगें चल रही थी और उसमें एक मेरा नाम उभर करके न आया। समाज को कहीं न कहीं लगा कि समाज हित और जितने भी संगठन हैं उनके लिए इंजीनियर बालू सिंह गामड़ कुछ बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। नौकरी जो कि हमारी जानकारी में है, लगभग 1 लाख रुपए महीने के लगभग की आपकी नौकरी थी। किन परिस्थितियों में आपकी नौकरी लगी होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी गरीब परिवार से आता है, किसान परिवार से आता है। 1 लाख रुपए बड़ी रकम होती है, रोज़गार है नहीं। ऐसे में आपने जब नौकरी छोड़ी तो परिवार में भी सामूहिक बात हुई होगी, नौकरी छोड़ने को लेके बहस हुई होगी। आपने सेल्फ डिसीजन लिया या परिवार की जानकारी में रख के लिया? और जब आपने नौकरी छोड़ी तो क्या स्थितियाँ बनी आपके परिवार में? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी सम्माननीय हमारे वरिष्ठ हैं या साथी हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो शिक्षा का जो स्तर रहा है वो हमेशा से ही ठीक रहा है। और मेरा जो है 12वीं तक का जो सफ़र रहा शिक्षा के क्षेत्र में, मैं हमेशा ही हॉस्टल में रहा हूँ, शासकीय हॉस्टल में रहा हूँ। और आगे की जो बातें करें तो वो भी मेरे लिए कोई आसान नहीं रही है। मैंने यहाँ तक कि बी करने के लिए मेरे घर की जो ज़मीन है मैंने वो तक बेच डाला। तो आपके पिताजी ने आपको पढ़ाने के लिए ज़मीन बेची? बेची, बिल्कुल। तो फिर भी 1 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ना, परिवार में क्या स्थितियाँ बनी जब आपने इतना संघर्ष करने के बाद? परिवार की स्थितियाँ वो बाद में क्या हुआ क्या नहीं, पर मेरे मन में शुरू से ही एक जज्बा रहा है कि हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। पर मैंने एक देखा है कि शिक्षा अगर प्राप्त करना है तो कहीं न कहीं उसके लिए पैसा भी चाहिए रहता है। तो कई बार हमने देखा कि अच्छे बच्चे फीस नहीं भर पाते हैं। तो मैंने क्या शुरू से ही ये एक संकल्प था मेरा कि मैं अगर नौकरी करूँगा तो कहीं न कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करना मेरा दायित्व तो समझता था। मैंने मेरी सिर्फ एक बाटल जो खून की, उसके अभाव में मेरी माँ को मैंने 2006 में खोया है और 2005 में मैंने ज़मीन बेची है पढ़ाई के लिए। तो वो दर्द मुझे हमेशा से ही सता रहा था। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी शासन जो व्यवस्था कर रही है, सरकारें जो व्यवस्था कर रही है स्वास्थ्य और सुविधा और शिक्षा को लेकर, क्या नहीं कर पा रही है जितना कर पाना था, या ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी दिक्कत है, या किस प्रकार से आप इस व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हो और क्या कमियां देखते हैं अभी फ़िलहाल में? देखिए, आज की स्थिति में शिक्षा की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ साक्षरता दर बढ़ाने वाली मुझे तो लगती है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर हम बात करें तो आपने और हम सब ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि कोविड काल में क्या स्थिति बनी।
यहाँ तक कि कस्बे या तहसील या ब्लॉक स्तर पर आप कहो तो यहाँ पर कहलाने में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पर यहाँ की जो व्यवस्था, अपन पार्टिकुलर पेटलावत की बात करें तो यहाँ पर ना एक्सरे मशीन है, कोई सीटी स्कैन के लिए कोई मशीन है, नहीं सोनोग्राफी के लिए है। तो भाई आप इतने करोड़ों रुपए प्रति महीना खर्च कर रहे हो तो आपकी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो क्या मतलब। तो ये शिक्षा को लेकर क्या आपको लग रहा है? शिक्षा में तो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी रतलाम में मेडिकल कॉलेज खुल गया है और भी घोषणाएं हैं सरकार की शिक्षा को लेकर, लगातार आप देख रहे हैं काम हो रहा है, तो फिर कहाँ कमी लग रही है आपको? देखिए, मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वो रतलाम में है। हम अगर पेटलावत की बात करें तो यहाँ पे सालों से ही एग्रीकल्चर कॉलेज की मांग रही है। हमारे जो नेता है उन्होंने लगभग बारी बारी से 50 साल से ये लोग राज कर रहे हैं, पर इन्होंने आज तक न एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करी है, और बात करी भी है तो आप धरातल पे देखोगे वहाँ एक नींव भी नहीं डली है, और न ही मेडिकल कॉलेज की कोई इन्होंने बात करी है। और दूसरी बात करें, ये हमारा पेटलावत जो है ये मालवा एक तरह से हम लोग कह सकते हैं पेटलावत को। तो यहाँ हम लोग बहुत सारे हमारे उद्देश्य है, आसपास में छोटे छोटे उद्योग खुलवाना चाहते हैं, लघु उद्योग हो और छोटे उद्योग हो, और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे उद्देश्य उद्योगों हैं। की बात आती है, जब सरकार उद्योग लगाने की बात करती है तो आप लोग विरोध दर्ज करा देते हैं कि हम ज़मीन नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। तो उसके कारण कहीं ना कहीं सरकारें अपना जो उद्योग लगाने का एक कदम पीछे खींच लेती हैं या उसको कहीं दूसरे एरिया में शिफ्ट कर देती है। तो दो तरह की स्ट्रेटजी चलती है, आप चाहते हैं कि उद्योग लगे और जब उद्योग की बात आती है आप विरोध करते हैं, तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, उद्योग का विरोध हम कौन से उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग कम से कम 10-10 एकड़ में जो बनने वाले हैं, आप और हम सब देख रहे हैं। मेघनगर की स्थिति क्या है, पीने का पानी 12 ही महीने दूसरी जगह से आता है। अगर हम रतलाम का जो इपका फैक्ट्री के आसपास का एरिया देखेंगे तो वहाँ गांव के गांव जो है वो बिल्कुल केमिकल युक्त पानी से बिल्कुल दूषित हो चुके हैं। वहाँ भी जो पानी मिल रहा है वो ये मान के चलिए कि टैंकरों से पानी पिलाया जा रहा है। तो हम बड़े बड़े उद्योग के विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो आसपास के जो व्यापारीगण हैं, व्यापारीगण जो है, जो बंधु है, वो यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देवें। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के मामले में आप टोमेटो सॉप जो अपन केचप बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, आप यहाँ उसका उपयोग करें ना, अचार बनाइए। मिर्ची का भंडार भरा पड़ा है, उसमें जाइए। आप देखिए टेक्सटाइल का जो है वो करिए। जिनिंग फैक्ट्री के माध्यम से आप कपड़े की छोटे छोटे उद्योग स्थापित करिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप इंपोर्ट कोई सामान करना चाहते हैं, आप इंपोर्ट की जगह मैं चाहता हूँ कि पेटलावत से एक्सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ जो हमारे व्यापारी साथी हैं वो ऐसे उद्योग लगाए कि उनको बाहर से सामान मंगवाना नहीं पड़े, उनको यहाँ से एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। अब आप जो है, आपकी जो नौकरी का जीवन काल रहा वो रतलाम ज़िले का रहा, राउटी क्षेत्र में आपने नौकरी की। बताया जा रहा है आपका कम से कम 12-13 बार ट्रांसफ़र हुआ, और आपकी रतलाम के जो नेता जो थे वहाँ के स्थानीय, उनसे आपकी जमी नहीं, कई बार आपका ट्रांसफ़र कराया गया। तो मतलब कुल मिला के आपकी जो ज़मीन तैयार हुई थी वो रतलाम ज़िले में तैयार हुई थी। पहले तो ये बताएं कि आपके इतने ट्रांसफ़र क्यों हुए? देखिए, मैंने आपको पूर्व में बताया है कि हम लोग क्या है, हमेशा से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करना चाह रहे थे, और हमने ये बखूबी वहाँ पे रतलाम और राउटी में करा है। हमने राउटी में निःशुल्क कोचिंग क्लासेस संचालित करी 8वीं 10वीं और 12वीं के लिए, तो बच्चों को वहाँ का बेहतर परिणाम भी मिला। और अपने रतलाम में चमारे नाके पर हमने 2015 से 18 तक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंगें संचालित करी। उसमें लगभग 80 से 90 हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आज कोई पटवारी है, तो कोई एमपी पुलिस में है, कोई बड़े पद पर है, तो वहाँ से निकले हैं, जिसके कारण उनको ये कहीं न कहीं लगा है कि यार ये
BS गामड़ है, ये नौकरी के साथ साथ ही ये दूसरी एक्टिविटीज़ क्यों कर रहा। पर कहीं न कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि बालू सिंह गामड़ ही क्यों करे। ये हम जो भी नौकरी पेशा वाले बंदे हैं उनको कहीं न कहीं हमारे जो तनख्वाह का कम से कम 10% तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कहीं न कहीं लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैंने कोई नई बात नहीं करी, मेरी आप बीती जो थी, मेरा जो दुख दर्द था मैं उसको लेकर आगे बढ़ रहा था कि नहीं, मेरा काम है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हम कहीं न कहीं कुछ तो करें। आपने जब ये यात्रा निकाली, पैदल यात्रा, आप कहीं पंचायतों में गए, आपने क्या कमियां देखी? आपको क्या लगा कि सरकारें अभी तक वो व्यवस्थाएं नहीं कर पाई जैसी कि सरकारें दावे कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने आदिवासी बचाओ पर्यावरण बचाओ यात्रा के माध्यम से पूरे विधानसभा का भ्रमण करा है। उसमें इतनी बुरी हालत देखी है मूलभूत सुविधाओं में कि आपको मैं कैसे बयां करूं। कई जगह पानी की व्यवस्था, टंकियां बनी हुई है, आपने इंटरनली ज़मीन खोद के उसमें नल की व्यवस्था भी करी है, पर वो नल कब काम आएगा जब आप उसमें पानी नहीं रहेगा तो मतलब बहुत बड़ी परेशानी है। टंकियां बनी है, उसमें भ्रष्टाचार लपक के हुआ है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, पर वहाँ उसका फ़ायदा क्या जब पानी नहीं आ रहा तो। और ये 90% इस विकास खंड और दोनों रामा और अपने पेटलावद को मिला दे तो हर जगह ये परेशानियां हैं। कस्बे को छोड़ दे तो गांव का बहुत बुरा हाल है। और इसी टाइप से अगर आप बिजली की बात करें तो कई जगह लोग परेशान हैं। इसी टाइप से आप देखा जाए तो कई लोगों के ये हालत है कि लिपने छापने और उनके डांडे जो है वो तक चेंज नहीं हो रहे। बात तो अपन बड़ी बड़ी करते हैं कि ये योजना है वो योजना है, पर धरातल पर उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। जैस एक क्षेत्र है, जैसे आपका जो निवास स्थान है उस क्षेत्र में जैस एक्टिवेट है, बाकी अन्य भी क्षेत्र हैं, बड़ा विधानसभा चुनाव है, पारा ब्राह्मा क्षेत्र अलग लगता है। आपको क्या लगता है कि आपकी टीम वहाँ तक पहुँच पाएगी क्या? आपने इतनी जो तैयारी करी है चुनाव की, बड़ा चुनाव है, छोटा चुनाव नहीं है। अमूमन छोटे चुनाव से व्यक्ति उभर के बड़े चुनाव तक जाता है, लेकिन आप सीधे बड़े चुनाव में उतरे हैं। देखिए, मैं तैयारी तो बात की बात है, पर पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो तजुर्बा है ये कहता है कि मैंने MPB में 13 साल लगभग मैंने नौकरी करी है। मैं सहायक इंजीनियर रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर रहा हूँ, और उसके साथ में जितने विभाग हैं मैंने कहीं न कहीं उन बहुत अच्छे से उनको जांचा परखा है। और मेरे जो काम थे वो मेरे विभाग के अलावा भी मैंने हर वर्ग को एक पॉजिटिवली सोच दी है, उनका काम करा है। तो जिसके कारण वहाँ रतलाम के नेता बहुत परेशान हुए। मेरा लगभग 13 साल की नौकरी में 19 बार ट्रांसफ़र करवाए। तो मेरे मन में कहीं न कहीं ये हुआ कि मैं हमेशा ही शिकार हुआ हूँ राजनीति का। तो मैंने अचानक उसको सोच समझ के बिल्कुल सोचा कि यार बार बार परेशान होने से अच्छा है कि मैं रिज़ाइन दे दूँ, और मैंने वही करा है। और रही बात हम आगे की करते हैं तो यहाँ पर 77 पंचायतें अपने पेटलाव ब्लॉक में है और 55 पंचायतें रामा में हैं, और टोटल 321 बूथ है। तो हमारी हर जगह मतलब बूथ स्तर की सारी तैयारियां हो चुकी है और हम गांव मोहल्ले तक पहुंच चुके हैं। हम कहीं भी कमज़ोर नहीं हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि सर्वधर्म और हमारे पेटलावद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी मतदातागण हैं सभी ये चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। और कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि जब से 1977 से पेटलावद जब झाबुआ से एक अलग हुआ, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने कहीं न कहीं ये देखा है कि पेटलावद ब्लॉक तो सिर्फ़ और सिर्फ झाबुआ में गिरवी रखा गया है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। उसके पीछे कारण है कि हमेशा से ही जो विधायक रहे हैं वो रामा से ही रहे हैं। तो कहीं न कहीं पेटलावद के जो स्थानीय स्तर पर हमारे JS के बंदे तो बिल्कुल लगे हुए हैं, पर दूसरे समाज और जो सभी लोग चाह रहे हैं कि हम इस बार परिवर्तन करेंगे, क्योंकि
लगभग 40 साल से एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, इन्होंने कोई स्थानीय स्तर पर कोई काम करे नहीं, नील कह सकते उनका। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने सबसे पहले तो अपना खुद का काम बता दे कि इन्होंने 10-10 साल, एक ने 10 साल राज करा, एक ने 15 साल, तो उन्होंने अपना खुद का क्या काम करा, मेरा ये निवेदन है। और आगे भी वो खड़े हो रहे थे, क्यों हो रहे भाई, आपने कुछ भी काम नहीं करा। तो जनता तो चाह रही कि यार ये बदलाव होगा, और 100% आज की स्थिति में हम 80% जीते हुए हैं। ठीक, बालू जी, बड़ा चुनाव है विधानसभा का। हाँ। बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टियां हैं। वाल सिंह है 2 बार का विधायक, निर्मला है 4 बार का विधायक, राज्य मंत्री का तमगा है। हाँ। बीजेपी है सबसे बड़ा संगठन वाली पार्टी। हाँ। 70 साल में से 50 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी है। कैसे लड़ पाएंगे इन दोनों ताकतवर पार्टियों से? देखिए, आज की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। रही बात आप एक तो 10 साल और 20 साल की, तो मैं बता दूं कि जो 20 साल सिर्फ और सिर्फ अभी जो चल रहा है वो पिताजी के नाम से है क्या? ऐसा अब नहीं चलेगा। पहली बात तो वंशवाद ख़त्म होने वाला है। ये लोग, जब आप खुद देखिए, जब ये एरिया में मतलब जाते ही नहीं पहली बात, और जहाँ जाते हैं इनके कांच नहीं उतरते, और इनके साथ में 2-2 3-3 लोग नहीं हैं, आप खुद सोचिए। और इनके खुद के कार्यकर्ता के या किसी के फ़ोन लगाते हैं तो इनके फ़ोन तक रिसीव नहीं होते हैं। एक की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों की ये हालत है। चाहे वाल सिंह जी मेड़ा को ले लीजिए, चाहे निर्मला जी भूरिया को ले लीजिए, पर अब ये ऐसा चलने वाला है नहीं। आज की जो जनता है वो बिल्कुल जागरूक है, वो समझती है कि यार हमें कौन सी दिशा में जाना है जिससे कि हमारी दशा चेंज हो पाए। पार्टी के नाम पे वोट देने वाले मतदाताओं को कैसे आप डाइवर्ट कर पाएंगे? देखो, पार्टी के नाम पर वोट देने वाले आज मतदाता नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हाथ देखा और एक तरफा हो गए, फूल देखा एक तरफा हो गए। आज लोगों में ये परख है कि कौन क्या है, कौन क्या कर सकता है। एक आस और विश्वास है। ये देखा जाए तो एक 20 साल में कुछ भी नहीं कर पाए, इनके काम इनके ये नहीं गिना पाएंगे। और वाल सिंह भाई मेड़ा जी अगर 10 साल से है तो इन्होंने भी कुछ भी नहीं करा, आप खुद देख लीजिए। और आज आधुनिक ज़माना है, हमें आज के स्तर से सोचना पड़ेगा, और जनता सोच भी रही है। तो हमें कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों से कोई चुनौती भी नहीं है। आज की स्थिति में आप सर्वे करवा के देख लीजिए, 100% हम जय समर्थित भारत आदिवासी पार्टी जीत रही है। तो भारत आदिवासी पार्टी जीत रही है, तो जयस भी 2 धड़ों में बटी हुई है क्या? जो हीरालाल कांग्रेस कह सकते हैं उसको, या हीरालाल जयस कह सकते हैं, जो भी टिकट भी ले चुके हैं, तो वो धड़ा आपके साथ में अब हुआ या नहीं? देखिए, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कांग्रेस की टिकट होने का। अब क्या देखो, हमारा सीधा सा शुरू से ही एक उद्देश्य रहा है कि हम न कांग्रेस न बीजेपी, हम कुछ नया करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, और लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम तीसरे मोर्चे पर भी जीत हासिल कर सकते हैं, और हम करके रहेंगे क्या। और रही बात जयस के 2 धड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर डॉक्टर हीरालाल अलावा जी की बात करें तो वो उनकी सोच है, वो उधर बाहर है, हमें उनसे मतलब भी नहीं। हमें पेटलाव से मतलब है, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ की जनता जनार्दन चाहती है कि इंजीनियर BS गामड़ के अलावा कुछ नहीं। मैं ये बता दूं, बात करें भाजपा कांग्रेस की या इनके संगठन की, तो इनका आरोप है कि जयस जो है वो कहीं ना कहीं व्यापारी विरोधी या सामान्य विरोधी संगठन है, और उससे जुड़ी पार्टी भी वो उसी प्रकार का काम करेगी। किस प्रकार से आप सामान्य वोटों को आप अपने तरफ झुका पाएंगे? देखिए, जयस किसी के विरोध में नहीं है, न धार्मिक रूप से किसी के विरोध में है, न कोई जाति के विरोध में। भाई, हमें एक बात करें तो हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अनेकता में एकता वाला देश है, और हम संवैधानिक दायरे में रहकर हम हमारी बात करना चाहते हैं। और रही बात व्यापारी बंधु की, तो मैं बता देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर बेरोज़गारी दर जो इतनी बढ़ी हुई है वो उनके माध्यम से हम कम करें। उसके कैसे होगा वो भी हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं।
हम चाहते हैं कि हमारे जो स्थानीय व्यापारीगण साथी हैं, बंधु हैं, वो आसपास के एरिया में छोटे छोटे उद्योग लगाएं। इसके बाद जितने भी आप देखोगे कि हमेशा जब मटेरियल की शॉर्टेज होती है, डिमांड जब ज़्यादा होती है, उस दौरान ये ऐसी कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिली थी। मैं ये बात मानता भी हूँ, पर हम लोग तो ये चाहते हैं कि डिमांड जो है वो बराबर रहे, जो कि हम चाहते हैं सर प्लस हमारे पास मटेरियल उपलब्ध रहे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। और हम तो ये चाहते हैं कि आप इंपोर्ट करने की बजाय यहाँ से मटेरियल एक्सपोर्ट करो, ऐसा कोई प्लान तैयार करना चाहते हैं हम व्यापारी बंधुओं के साथ में बैठकर। यहाँ रोज़गार भी उपलब्ध हो, आप यहाँ बिल्कुल उद्योग, हम तो चाहते हैं छोटी दुकानें नहीं, आप बड़े स्तर पर उद्योग खोलें। और खोलने वाले कौन? हमारे आसपास और विधानसभा क्षेत्र के बंदे ही हो, व्यापारी साथी। बाहर के लोग आके हम पर राज करें, हमारे व्यापारी बंधुओं का नुकसान करें, हम वो नहीं चाहते हैं। पलायन बड़ा मुद्दा है गामड़ जी। यहाँ पर झाबुआ जिले से काफ़ी संख्या में पलायन होता है, बड़ी मात्रा में लोग बाहर काम करने जाते हैं। कैसे रोका जा सकता है इसको? सारी सरकारें फेल हो चुकी है, मनरेगा जैसी योजना फेल हो चुकी है। देखिए, पलायन वास्तव में आप जो बता रहे हैं वो बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। यहाँ से जब हमारे स्थानीय भाई बहनें काम की तलाश में अन्य प्रदेशों में जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने कई बार एक विपरीत परिस्थितियाँ भी वहाँ देखी है। हमारे पास कोई काम की कमी नहीं है, मनरेगा हो चाहे नरेगा हो चाहे स्थानीय स्तर पर बहुत सारे काम हैं, पर यहाँ पर मुख्यतः देखा गया कि जो मजदूरी के जितना समय हमें देना चाहिए मजदूर वर्ग को, समय पूरा देते हैं, वो काम भी करते हैं, पर जो मजदूरी की जो दर है, जो शासन द्वारा जो निर्धारित दरें हैं, वो यहाँ प्राप्त नहीं हो पाती है। और कहीं न कहीं आप देखोगे तो यहाँ पर बिल के मामले में देखें, कोई भी अगर तालाब बने, रोड बने, चाहे बिल्डिंग्स बने, कहीं न कहीं मजदूरी का पैसा, जो लेबर का जो पैसा है, वो टाइम से मिल नहीं पाता है। कई बार देखा जाता है कि फाइलें पंचायत में पड़ी है, वहाँ से अगर मास्टर्स या जो भी रीति नीति है, अगर वो पेपर्स जनपद पंचायत में आए चाहे जिले पंचायत में आए, तो यहाँ पर जनपद सीईओ हो चाहे जिला पंचायत सीईओ हो, कहीं न कहीं यहाँ के जो अधिकारी है, मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं वो भी उदासीनता कार्य के प्रति करते हैं, जिसके कारण भी मजदूर वर्ग को यहाँ स्थानीय काम नहीं करते हुए वो बाहर जाते हैं। वहाँ पे एक तो पैसा भी ज़्यादा मिलता है और समय पर मिल जाता है। ये बड़ा मुद्दा तो है और गंभीर मुद्दा है। मतलब मनरेगा में की राशि भी बढ़ना चाहिए और पैसे देने का तरीका भी बदला जाना चाहिए। बिल्कुल 100%, क्यों नहीं। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक, कहीं अपन देखेंगे तो बुज़ुर्ग व्यक्ति भी है, हो सकता है कहीं ऐसी माताएं रहती है जो बच्चा साथ में रहता है, कई बार प्रेग्नेंट, मतलब 4-5 महीने भी जिनके हो जाते, ऐसे भी उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण काम पे जाते, तो निश्चित तौर पर उनको जो निर्धारित जो शासन द्वारा जो लेबर की जो दरें हैं वो बिल्कुल सही समय पर मिले और सही मिले। और इसका कारण है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है, मैं ये कह सकता हूँ। अंतिम सवाल आपसे बालू सिंह जी, चुनाव में अगर आपको जीत मिलती है तो किसके साथ में आप विपक्ष में रह के आवाज़ उठाएंगे या सत्ता के गलियारों में बह के सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए, ये तो एक समय ही बता पाएगा, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वो निर्णय मेरा नहीं होगा। वो निर्णय पूरा विधानसभा क्षेत्र पेटलावद के अनुकूल और पेटलावद विधानसभा की हमारी जो जनता जनार्दन है उसके जो हित में जो बेहतर होगा वो मैं निर्णय करूँगा, ऐसा नहीं है। जब यहाँ पर लाने वाले हमारे सभी लोग हैं, जाजम है, सर्वधर्म के लोग हैं, तो जो निर्णय होगा वो भी उनके माध्यम से ही होगा, सर्वसम्मति से ही होगा। वहाँ पर इंजीनियर बालू सिंह गामड़ जीतने के बाद भी किसका समर्थन करना नहीं करना, ये पूरा डिसीजन रहेगा वो जनता जनार्दन का ही रहेगा, मेरा स्वयं का नहीं रहेगा।
तो ये थे विधानसभा पेटलावद 195 के प्रत्याशी जो भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव मैदान में लड़ेंगे। और पूरी बातचीत में उन्होंने अपनी नौकरी जीवन काल से लेकर आगे भविष्य में किस प्रकार की योजना में काम करना है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उम्मीद है आपको बालू सिंह गामड़ इंजीनियर ने जो हमें बताया है वो आप सभी लोगों ने सुना होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि बालू सिंह जी जो गामड़ चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी जीत और हार के क्या परिणाम होंगे, और वो जीतते हैं तो आपको उनसे कितनी उम्मीदें हैं, और हमारे साथ में आप कौन सा वो चेहरा देखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस विधानसभा के बारे में। धन्यवाद।